तो शुरू करते हैं हम हमारी आज की वीडियो है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के सॉलिड स्टेट की। तो मैंने पिछले 2 वीडियो में सॉलिड स्टेट कंप्लीट करा दिया एनसीईआरटी बेसिस पे कि जो एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे वो सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो आज इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 21 अराउंड क्वेश्चन है। आई होप सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे और क्लियर हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से हम। फर्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अस्यूम्स 2 और मोर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। ठीक है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बना रहा है, अज्यूम कर सकते हैं उसके अरेंजमेंट को, तो उसको क्या बोलेंगे हम? तो उसका हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के जैसे डायमंड और ग्रेफाइट और C60 उसके क्या होते हैं, आइसोटोप्स होते हैं ना। तो उनकी आइसोटोप्स किस बेसिस पे है? उनकी रीअरेंजमेंट से। तो इसको क्या बोलेंगे आप? पॉलीमॉर्फिज्म। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। मोस्ट क्रिस्टल्स शो गुड क्लीवेज बिकॉज देयर एटम्स, आयंस और मोलिक्यूल्स आर, तो क्या है? वीकली बॉन्डेड टुगेदर, स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है तो उसमें क्या बॉन्डेड है? स्ट्रॉन्गली, इसलिए वो क्या एकदम फाइन कटता है, मतलब काटने पर वो बॉन्ड्स लूज नहीं हो जाते, वो एकदम शार्प रहते हैं, तो इसलिए शार्प कटते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रॉन्गली बॉन्डेड टुगेदर। नेक्स्ट है ग्लास इज ए, तो हमें पता है ग्लास क्या है कि सुपर कूल्ड लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एफसीसी क्रिस्टल कंटेन्स हाउ मैनी एटम्स इन ईच यूनिट सेल। तो ये मैंने वीडियो में बार बार अलग से एक्सप्लेन भी करा था कि जो सिंपल क्यूबिक है HCP वाली, उसमें हमारे कितना है, हाउ मैनी एटम्स, एक एटम होता है। FCC में हमारे 4, और जो बॉडी सेंटर्ड है उसमें हमारे क्या होता है, 2 एटम होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन C, 4। ठीक है, याद रख लेना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ डायमंड यूनिट सेल। तो डायमंड की यूनिट सेल का कितने हैं? 8 है। इसको याद रख लेना। कार्बन 4 से कंफ्यूज मत हो जाना कि डायमंड में कार्बन है तो कार्बन को 4 से रिलेट कर दो। इसका आंसर आएगा ऑप्शन D, 8। नेक्स्ट है द ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम एक्सियल रेशियोज आर A नॉट इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C एंड एक्सियल एंगल। तो ये क्या है हमारे पास? जो उनकी साइड्स थी उनका रिलेशनशिप तो दे दिया है हमारे पास, ये है। तो हमें हम एंगल का रिलेशनशिप बताना है। तो मैंने आपको एक याद कराया था CT और HMT के नाम से, और वो लाइन से याद करने को बोला था। तो उसमें मैंने बोला था CT और तक ये क्या है, इसमें तीनों में क्या है? पहले तो ऐसे है फर्स्ट वाले में, मतलब क्यूबिक में, फिर B नॉट इक्वल्स टू C और लास्ट में क्या है? नॉट इक्वल्स टू B। ठीक है, सॉरी एक सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसमें क्या है? नोट और साथ में ये बताया था एंगल का, पहले तीनों एंगल के लिए एक ही रिलेशनशिप रहेगा। क्या है? अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो CT और मतलब क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरोम्बिक के लिए हमारे पास क्या है? एंगल का रिलेशनशिप अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, और ये क्या है? 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर द कोडिशन नंबर फॉर कैल्शियम आयंस एंड फ्लोराइड आयंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? CaF2 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे कैल्शियम क्या है? कैटायन है, और फ्लोराइड आयन है, एनायन है, सॉरी। तो कैल्शियम का इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो होता है 8, और जो फ्लोराइड होते हैं 2, वो 4 कैल्शियम से सराउंड होते हैं। तो कैल्शियम का, फ्लोराइड का पूछ ले तो उसका है 4 और कैल्शियम का 8। तो ऐसा क्या है हमारे पास? ऑप्शन C। देखो कैल्शियम पहले लिखा है तो पहले हमें कैल्शियम का बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। पता है आंसर हमें कई बार पता होते हैं, लेकिन ऐसे आगे पीछे में दिक्कत हो जाती है। तो जो पहले पूछा है वो पहले हमें बताना है, और फिर जो बाद में पूछा है उसकी एक्सप्लेनेशन बाद में देनी है। नेक्स्ट है ए कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय कैटायंस एंड एनायंस। ठीक है, एक कंपाउंड कैटायन और एनायनिक, मतलब आयनिक कंपाउंड है कोई, उसमें क्या कह रहा है कि हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, जो A है, सॉरी जो C है वो क्या है? कैटायन और C और A से है। जो कैटायन है उसमें क्या है? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है, और जो हमारा, सॉरी ये क्या लिखा हुआ पे, कैटायंस ऑक्यूपाई 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल पॉइंट्स। ठीक है, अरेंजमेंट CC पे। तो एनायन क्या हो गया? जो हमारा लेटिस होता है उतना ही। तो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है, तो ये
कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या है, क्या कह रहा है, तो 75% ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होते हैं, जितना लेटिस होता है उतना ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं। लेकिन इसका भी क्या है 75% मतलब 3/4, तो इसको 2 और 3 ये 9/2 हो जाएगा, ठीक है। 9/2 और इधर क्या है 6, तो इस 2 को इस साइड ले जाओ, कैटायन और एनायन है, तो कितना हो जाएगा ये 9 और 12। अब इसको रेशो को काटेंगे तो हमारे पास क्या जाए 3 और 4, मतलब कैटायन कितने हैं 3 और एनायन कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, कैटायन 3 और एनायन 4। देखो फिर से मैं एक बार बता देती हूँ, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर है वो एनायन है। देखो जो क्या कह रहा है, एनायन क्या है, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो HCP में कितना होता है हमारा लेटिस 6 और ऑक्टाहेड्रल वर्ड भी उतने ही होते हैं। तो लेकिन ऑक्टाहेड्रल वर्ड हैं कितने इसमें 75%, तो मतलब 6 का 75% कैटायन हो गया और एनायन। इनको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल्स, ठीक है। तो अब देखो हेक्सागोनल है तो फिर से क्या है 6 आ जाएंगे। तो ऑक्टाहेड्रल तो कितने होते हैं, जितना इतना प्रिमिटिव सेल का होते हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वर्ड होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड तो हो गए 6, और लेकिन टेट्राहेड्रल हमारा क्या होता है 2n, मतलब जो यहाँ पे साइट लेटिस साइट की यूनिट सेल है उसका डबल, ठीक है। तो अब देखो पहले क्या लिखा है, पहले क्या लिखा है टेट्राहेड्रल, तो हमें 2n वाला लिखना है, मतलब पहले 12 आएगा और फिर 6 आएगा। ऑक्टाहेड्रल बाद में पूछ रखा है तो इसका आंसर आ जाएगा 12 एंड 6 का डबल क्या हो जाएगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास टेट्राहेड्रल वर्ड तो क्या हमारे पास 12 है और ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने हैं 6 है हेक्सागोनल प्रिमिटिव यूनिट सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पर एटम प्रेजेंट इन क्यूबिक क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर, ठीक है, पर एटम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट था उसमें पहले भी बताया था और फिर से भी बता रही हूँ कि सिंपल क्लोज्ड पैकिंग है, CCP वाली है हमारे पास सिंपल, तो उसमें होएगा 1, अगर बॉडी सेंटर्ड है तो 2, अगर फेस सेंटर्ड है तो उसमें हो जाएगा 4। तो हमारे पास सिंपल क्यूबिक पूछ रखा था, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। बॉडी वाला पूछ ले तो 2 और फेस वाला जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा था तो उसमें हमारे क्या आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए मेटल क्रिस्टलाइंस विद फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, द एज ऑफ यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर, द डायमीटर ऑफ द मेटल एटम, ठीक है। छोटी छोटी बातें नोटिस करनी है, क्वेश्चन में देखा रखा है FCC दे रखा है। FCC में R और A का हमारे पास क्या रिलेशनशिप है 4/√2a, ठीक है। तो सॉरी ये है R = a/2√2, ठीक है। यहाँ पे A यूनिट सेल दे रखी है, A की वैल्यू रख दें हम, कितना आ जाएगा 400 पिकोमीटर, तो इसको काट देंगे और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 288 के अराउंड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। ये रिलेशनशिप याद रखना है हमें R और A के अलग अलग बॉडी सेंटर्ड के लिए भी और इनके लिए भी। तो FCC के लिए क्या होता है a/2√2r। If A is the length of the side of a cube, the distance between the body centered atom and one corner atom in the cubule। तो अभी हमने देखा जिसकी बात हो रही है बॉडी सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड में क्या रिलेशनशिप है R और A में √3/4a, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन बॉडी सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर, पूरा उसका नहीं पूछ रहा, बॉडी सेंटर से और एक कॉर्नर का पूछ रहा है। तो इसका क्या हमारा ये हाफ हो जाएगा उसका पूरे का, ठीक है। तो इसको हम करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, √3/2a। अब पूरा नहीं लेंगे हम, इसमें क्या लेंगे हाफ लेंगे, 4r नहीं लेंगे हम, क्या लेंगे यहाँ पे 2r कंसिडर करेंगे ना। यहाँ से आया था हमारा जो रिलेशनशिप था वो 2r = √3/a ऐसा था ना। तो यहाँ पे हम 4r ले रहे थे तो हाफ लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सिर्फ 2 आ जाएगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे r का रिलेशनशिप क्या आ जाएगा इसके साथ r = √3/2a, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द वैकेंट स्पेस इन BCC लेटेस्ट यूनिट सेल। अब देखो अच्छा है इसमें ऑप्शन 68% नहीं दे रखा, वरना कई बार जल्दबाजी में आंसर BCC देखते ही क्या है बच्चे सीधा 68% लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रखा है वैकेंट स्पेस, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान रखना। तो अब देखो 68% ऑक्यूपेशन है तो वैकेंट स्पेस कितना हो जाएगा
100 माइनस 68, तो कितना हो जाएगा ये 32%। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान में पढ़ना। कई बार क्या है, बीसीसी देखते ही अगर 68% भी इसमें ऑप्शन में होता है तो मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम नहीं तो कई बच्चे जो जल्दबाजी करते हैं वो 68% ही आंसर लगाते हैं, ना कि 32%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द अपीयरेंस ऑफ कलर इन द सॉलिड एल्कली मेटल हैलाइड्स आर जनरली ड्यू टू एफ सेंटर। ठीक है, ये एफ सेंटर के कारण क्या है, इसमें अपीयर होता है कलर का। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, ऐसा लगता है एक दो स्टेटमेंट, हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट सही लगती है इसमें, तो एक बार देख लेना। इसमें क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्रिस्टलाइन डिफेक्ट्स के बारे में पूछ रखा है। तो इसमें देखो कि फर्स्ट क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, गलत है, क्योंकि मैंने इफ से आपको याद करवाया था, जो इंटरस्टिशियल और फ्रेंकल डिफेक्ट है ये एक जैसे से होते हैं, और दोनों में ही क्या है, डेंसिटी इंक्रीज होती है। आई से याद कर लेना, आई फॉर इंटरस्टिशियल, आई फॉर इंक्रीज डेंसिटी। तो इसमें डिक्रीज नहीं होती, तो ये ऑप्शन तो गलत है। ठीक है, तो इसमें आंसर जो सही है वो है ऑप्शन बी, फ्रिंकल डिफेक्ट इज डिलोकेशन डिफेक्ट। ठीक है, तो क्या है, जो हमारा आयन होता है वो अपनी जगह से छोड़ के किसी इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाता है, मतलब क्रिस्टल स्ट्रक्चर से उनके बीच में कहीं घुस जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, डिसलोकेशन डिफेक्ट। नेक्स्ट है, मेटल हैज़ एफसीसी लेटिस। ठीक है, एफसीसी लेटिस है, तो इससे एफसीसी लेटिस से इतने समय क्या पता चलता है कि जेड की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या लेनी है, 4 लेनी है। एज लेंथ दे रखा है 404 मीटर, मतलब ए की वैल्यू दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है, तो मोलर मास निकाल रखा है। हमें पता है ना, हमारा जमना करके याद रख रखा है, ए क्यू इंटू एन, ये क्या है, डेंसिटी की इक्वल है। तो अगर यहाँ पे हमें मास निकालना है, सारी वैल्यूज़ बिल्कुल सेम डालनी है और यहाँ से रीअरेंज करके हमें अपना मास निकाल लेना है। तो मैं सीधा आंसर इसका मैं बता रही हूँ, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 27 के आसपास। और दूसरी चीज़ इसमें हमें क्या ध्यान रखनी है कि सेंटीमीटर और पिकोमीटर की करेक्शन। अब देखो, एक सेंटीमीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर पिकोमीटर को सेंटीमीटर में, बल्कि डेंसिटी सेंटीमीटर में दे रखी है तो हमको पिकोमीटर को ही सेंटीमीटर में करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पिकोमीटर 10⁻⁻12 के इक्वल हम रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रैक्शन ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द आइटम प्रेजेंट इन द सिंपल क्यूब। सिंपल क्यूब की बात कर रहे हैं, तो फ्रैक्शन ऑक्यूपेशन का मैंने क्या बताया था कि एक स्फेयर की वॉल्यूम मतलब 4 × 4/3 πr³ एक ही स्फेयर बन रहा है ना, और ऊपर से पूरे उसकी क्यूब की वॉल्यूम a³। तो यहाँ पे r क्या लिखते हैं, r क्या लिखते हैं हम, a/2 लिखते हैं ना, तो a/2 लिखेंगे और इसको काटेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा π/6। काट के देख लेना, आंसर हमारे पास आंसर आ जाएगा π/6। तो कई बार क्या है, काटा पीटी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो जाती है, कई बार यह कन्फ्यूजन हो जाती है कि ऊपर क्या रखे नीचे क्या रखे। तो कुछ 2-3 चीज़ें अगर याद रख ली जाए, अगर याद हो जाए तो इम्पोर्टेंट है। तो इसमें अगर सिंपल क्यूब का फ्रैक्शन पूछे तो π/6 भी हम लिखते हैं, और वैसे कितना आता है ये π/6 का 52% के आसपास होता है। ठीक है, वो याद रख लेना, या फिर π/6 से याद रख लेना। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ वी मिक्स ए पेंटावेलेंट impurity in a crystal lattice of germanium what type of semiconductor formation will occur। ठीक है, पहले मैं बता दूं कि हमारे पास हम डोपिंग करते हैं, जो 14th ग्रुप एलिमेंट है उसको करते हैं या तो 13th वाले के साथ या 15th वाले के साथ। तो 14th में हमारे पास क्या, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है, जर्मेनियम हो गया, ये सब हैं। और 13th ग्रुप है बोरोन, एल्यूमिनियम, ये यहाँ पे। ठीक है, ये जो बोरॉन फैमिली है ये है, और 15th में जो पोटेशियम वाले हैं, ठीक है, ये हैं। ठीक है, तो अब मैं बता दूं, जब 14th ग्रुप वालों को हम डोपिंग करते हैं 13th ग्रुप वालों के साथ, ठीक है, वो चला गया, 1 मिनट, यहाँ पे 14th है हमारे पास, क्या हो गया, मोटा क्यों हो गया, 1 सेकेंड, जो 14th ग्रुप वाले हैं इनको हम 13th और 15th ग्रुप वालों के साथ डोपिंग करते हैं। ठीक है, अब जो 14th ग्रुप वाले को अगर हम 13th वाले के साथ डोपिंग करेंगे तो ये बनेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, और हम 15th वाला कराएंगे तो एन टाइप, याद रख लेना। यहाँ पे क्या है, 13th में
मेटल का एक्सेस हो जाएगा और ये एन, तो ये पी टाइप बनाएगा और ये एन टाइप बनाएगा। तो अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं, इतना याद रख लेना, 13 पे पी और 15 पे एन। वी मिक्स पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो क्या पेंटावेलेंट बनानी है, तो मतलब 5, ये क्या कह रहा है हमें, 15th ग्रुप कह रहा है, तो ये कैसे का सेमीकंडक्टर बनाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाएगा। अगर ये ट्राईवेलेंट बोलता तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो जाए, क्योंकि 13th ग्रुप क्या बनाते हैं, ट्राईवेलेंट बनाते हैं, और 15th ग्रुप में जैसे कि पोटेशियम है वो पेंटावेलेंट बनाएगा। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर फॉर्म करेंगे, एन टाइप। फिर से बता देती हूँ, 14th वालों को अगर टॉपिक करेंगे 13th के साथ और 15th के साथ, तो 13 के साथ बनाएगा पी टाइप और 15 के साथ बनाएगा एन टाइप। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो सेम क्वेश्चन ही है, पिछला जो टॉपिक बताया था उसी के बेस पे क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट सिलिकॉन शुड बी डोप्ड सो एज टू गिव पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। पी टाइप बनाएगा तो किसके साथ डोप करने पड़ेगा, 13th ग्रुप वालों के साथ, और 13th ग्रुप का जो मेन मेंबर है वो तो यहीं बैठे है, बोरोन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोरोन, ना कि सिलीनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक की जगह नहीं आएगा बल्कि बोरोन आएगा, क्योंकि 13th ग्रुप के साथ जब हम डोपिंग करेंगे तो हमें पी टाइप सेमीकंडक्टर मिलेगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आयनिक सॉलिड्स विथ स्कोर्स की डिफेक्ट्स कंटेन इन दिस स्ट्रक्चर। तो क्या है, कैटायन वैकेंसी ओनली, कैटायन वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल कैटायन, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड वैकेंसी। ठीक है, तो उसकी डेंसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता ना स्कोर के डिफेक्ट्स में, तो तभी कैटायन और एनायन दोनों इक्वली जाएंगे, तभी क्या है हमारी डेंसिटी सेम रहेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायन इन वैकेंसीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। नेक्स्ट टॉपिक कोई एक और कवर करेंगे और उसके रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।